सवर्ण मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग कैसे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ताकि वो आत्महत्या ही कर ले। ये मोदी जी खुद 2002 में गुजरात में दंगे करवाए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, इनको पर मुकदमा चल रहा था। मोदी झूठा प्रधानमंत्री है, इससे झूठा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है। इस तरह लगा था मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम वाले कौन हैं? बाबा साहब ना होते तो संविधान न बनता, अगर बनता भी तो पता नहीं कैसा बनता। लेकिन भाजपा कुछ नहीं है, आरएसएस है, मोहन भागवत है। लोकसभा चुनाव सामने है और चुनाव के पहले आज लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, कोई कह रहा है कि ईवीएम हटाओ मायावती लाओ। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि मैं एक दलित बस्ती में हूं और लगातार दलित कहीं न कहीं लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं और मायावती के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार मायावती की सरकार होगी या मोदी की सरकार होगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूलन बौद्ध है। भूलन बौद्ध जी, ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव किस नजरिए से देखते हैं आप? इस लोकसभा चुनाव को तो हम इस नजरिए से देखते हैं, जिस संविधान से ये देश बना था, उस देश को ये तोड़ने वाले लोग आरएसएस भाजपा वाले मिल करके कुछ चंद पूंजीपतियों को अपना दोस्त बनाए हुए हैं। उन चंद पूंजीपतियों के विकास के लिए लाखों करोड़ 25 लाख करोड़ कर्जा इनका माफ हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर पर किसान अभी आंदोलन तो शुरू नहीं किए थे, उसके पहले ही इस सरकार ने कील लगाने के काम किया है। जैसे कोई किसी दो देशों के बीच में बॉर्डर होता है उस तरह से बॉर्डर बना दिया है और वहाँ गोले बरसाए गए हैं और फिर ड्रोन से, जैसे दूसरे देश के दुश्मन के साथ गोले बरसाए जाते हैं उस तरह से। और इस सरकार ने किसानों के बर्बादी के लिए कानून बनाया था। 13 महीने 380 दिन 2 साल पहले लोगों ने आंदोलन किया तब हमारी जमीन बची है, नहीं तो ये कारपोरेट घरानों को सौंप दिए होते अब तक। और जो ये मजदूर वर्ग के लोग यहाँ हैं, दलित बस्ती है, यहाँ सभी मजदूरी करने वाले हैं, किसी के पास खेती नहीं है। कुछ लोगों के पास जैसे एक आध लोग हैं जिनके पास थोड़ी खेती है, वो भी ज़्यादा उनके पास नहीं है। तो ये इन मजदूरों के लिए हित में जो कानून था 29 कानून, उसको खत्म करके इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने आरएसएस के बलबूते 29 कानून खत्म करके 4 श्रम संहिता लाई है, जिसमें न तो मजदूर हड़ताल कर सकता है, न तो लेबर कोर्ट में जा सकता है। हाँ, और सामाजिक रूप से इनका इतना उत्पीड़न हो रहा है हमारा। अभी मैं सुन रहा था एक मुस्लिम महिला है एंकर जो जी न्यूज में काम करती थी, मैं 1 घंटे से ज्यादा उसका वीडियो मैंने सुना है। वो रो कर बता रही है कि कैसे यहाँ ये सवर्ण मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग कैसे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ताकि वो आत्महत्या ही कर ले। और आपको बताऊं, इसके पहले रितु सिंह है प्रोफेसर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शाखा है दौलत राम कॉलेज, उसमें वो पढ़ा रही थी। वो तन के रहती थी, इंग्लिश बोलती थी, इसलिए उसे झूठा आरोप लगा करके उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो सैकड़ों दिन वो आंदोलन की है, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं देंगी है। लेकिन जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें मैं पर्चा नहीं लाया हूँ, एक पर्चा हम लोग बांट रहे हैं। कल ग्रामीण भारत बंद का आह्वान है, उसमें किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, यहाँ तक कि जो अनुसूची 5 के अंतर्गत इस देश के जो आदिवासी हैं उनको ये सरकार खदेड़ने का काम कर रही है। वो उनकी जमीनें कारपोरेट घरानों को सौंपने का काम करने जा रही है और कर भी रही है। और जब ये अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 4 राज्यों के, बगल का जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसमें कोई वन है, वन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस वन में जितनी कीमती लकड़ियां हैं सब काट करके बिचवा रहे हैं ये बड़ी तेजी से। पर्यावरण की कोई चिंता इनको नहीं है, देश की इनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ बॉर्डर बना रहे हैं देश में, और बगल हमारा चीन हमारे देश पर कब्जा सैकड़ों किलोमीटर कर लिया है, सबको पता होना चाहिए। इनको क्या पता है, ये इतने भोले लोग हैं, इसलिए इनके हक अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। मनरेगा में 2005 में वामपंथियों ने यूपीए की जो सेकेंड सरकार थी, मनमोहन की प्रधानमंत्री थे, उस समय मनरेगा कानून बनवाया गया था, उसको भी ये लोग खत्म करने के फिराक में हैं। लगातार बजट में कटौती, और इस समय तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन हाजिरी, वो भी 2 बार।
बताइए, इनको पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्या होता है, उनसे 2 बार हाजिर लगवाओगे और जात या के हिसाब से मजदूरी भेज रहे हैं, ये कानून बना रहे हैं ये। और हम जब कहते हैं जाति खत्म होनी चाहिए तो ये कहते हैं ये जातिवाद फैला रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो वही मायावती की सरकार में जो दलित समाज के तमाम लोग होते हैं, वही देखा जाए तो छूत और अछूत का जो व्यवहार था वो खत्म करने का काम करती हैं। पर वही अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये जो बीजेपी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये उपद्रव का एक काम करती है, लोगों को बिखेरने का कार्य करती है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम बिल्कुल हमेशा करती आई है। ये मोदी जी खुद 2002 में गुजरात में दंगे करवाए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, इनको पर मुकदमा चल रहा था। तब मोदी जी किस आधार से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान? अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है झूठा प्रधानमंत्री है, इससे झूठा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है। इस समय हमारे देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये विदेश में बैठा मजे कर रहा है। राम मंदिर बनवा दिए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, नल जल योजना है, 2000 रुपये सम्मान निधि है, तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। तमाम सुविधाएं दे नहीं रहे, तमाम सुविधाएं ले रहे हैं। हाँ, लाखों स्कूल बंद हो गए देश में, आप सबको पता होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटियां जो हैं, विश्वविद्यालय, वो भी ये बंद करने के फिराक में हैं और कारपोरेट घरानों को सौंपने के फिराक में हैं। जो विदेशी पूंजीपति हैं उनको भी बुला रहे हैं, आइए आप विश्वविद्यालय हमारा आप चलाइए। हाँ, ये देश भी सुरक्षित नहीं है। पर वहीं देखा जाए अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि पीडीए हमारे साथ में है, पिछड़ा दलित आधे से ज्यादा हमारे साथ में है, तो क्या कहेंगे फिर? देखिए, मैं उनकी बात ज्यादा न करके, उनके पिताजी जो थे, जिनको नेताजी कहा जाता था, उनका नाम भी लोग नहीं लेते थे, वो और कांसी राम जब मिले थे तो ये नारा लगा था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम वाले कौन हैं? आज जो देख रहे हैं आप कि हर जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो सबके मन में है। मोदी जी कहते हैं राम को लाए हैं, वो लाएंगे राम को, कि राम उनको लाए हैं? भगवान मानते हैं ना उनको? भगवान इंसान को लाता है या इंसान भगवान को लाता है? बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश के जो हिंदू हैं ना, जो भी हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं नहीं, हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब को हम मसीहा मानते हैं, और जितने भी संत गुरु महाराज रविदास हैं, पेरियार हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ना होती तो हम लोग पढ़ लिख भी ना पाते, बाबा साहब ना होते तो संविधान न बनता, अगर बनता भी तो पता नहीं कैसा बनता। लेकिन वो भी पछताए बाबा साहब भी कि हम संविधान तो कैसे बनाए, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिए कि उनसे भरोसा नहीं किया जाता उन पर। आज उनकी जो चिंता थी वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही। कहा था 26 नवंबर 1949 को कि हम आज राजनीतिक रूप से तो एक हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी हम गैर बराबरी में प्रवेश कर रहे हैं, और ये गैर बराबरी अगर बहुत दिन तक बनी रही तो ये देश टूट जाएगा। इस देश के लोगों की गरीबी नहीं जाएगी, जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जाएगी। उस समय बाबा साहब ने इतनी कठोर मेहनत करके संविधान की रचना की थी, लेकिन उसी समय उनको अंदाजा हो गया था कि मुझे लगता है कि ये लोग ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करेंगे, और ये भोले भाले लोग जो हैं इनको समय समय पर मेरे जैसे लोग बताने का काम तो करते हैं, लेकिन कोई लोग आते हैं कुछ दे देते हैं तो बेचारे उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो ये बताइए, इस बार ईवीएम की सरकार या बैलेट पेपर की? बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर अगर ये ईवीएम से कराते भी हैं तो पर्ची जो निकलती है उस मशीन का नाम मुझे नहीं आ रहा है, वीवीपैट जितनी वोट पड़े वीवीपैट से पर्ची निकले और सभी पर्चियां गिनी जाएं। अगर ईवीएम से ही कराते हैं, इनकी जिद है। ऐसे तो जो देश ईवीएम बनाए हैं वो खुद ही ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के विद्वान हैं वहाँ के लोग, जबकि वहाँ के लोग अंधकार में नहीं, अंधविश्वासी नहीं हैं, किसी देवी देवता को पूछते नहीं है, सरस्वती को नहीं पूछते हैं, न लक्ष्मी को पूछते हैं, वो लोग धनवान हैं। और इसीलिए इस देश के ये जो मनुवादी हैं, ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। ये जो आज सत्ता में हैं, इनके बाप दादा जो थे, सावरकर थे, गोलवलकर थे, हेडगेवार थे, तमाम लोग ये जब संविधान बन रहा था तभी विरोध कर रहे थे, लागू हुआ तभी विरोध कर रहे थे। जब सत्ता में आए हैं तो उनका काम ही वो खत्म करेंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे फिर? देखिए, हमारा तो ये मानना है
इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टी के लोग हैं और उसमें तमाम सुलझे हुए नेता हैं। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और चला भी सकते हैं, तमाम नेता हैं। तो उसमें से अब इंडिया गठबंधन लड़ेगी, जो उम्मीदवार उसका आएगा उस पर वोट देना चाहिए लोगों को। और उसमें बसपा अभी नहीं जुड़ी है, ऐसी उम्मीद पाई जा रही है कि उसमें जुड़ेंगे, बसपा भी जुड़ेगी और यही इस भाजपा आरएसएस को हरा पाएगी। ये भाजपा कुछ नहीं है, ये आरएसएस है, मोहन भागवत हैं। हमारे साथी का कहना है कि ये आरएसएस जिस दिन अब 2024 में अगर जीत जाएंगे ना, ये भाजपा भी दिखाई नहीं देगी। भाजपा वाले जो नेता बने बैठे हैं ये भी दिखाई नहीं देंगे, खाली मोहन भागवत चलाएंगे। हाँ, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जहाँ जीत सपा की होती है या बसपा की होती है वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, इसमें बहुत सी बातें हैं। अभी एक नेता थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनका वो हुआ था एनकाउंटर, क्या नाम था उनका, मुसलमान थे वो, उनको इसलिए मारा गया। अच्छा, ये इलाहाबाद वाले वो, अरे हाँ, अतीक अहमद को इसलिए मारा गया कि ये इनकी बैलेट जो ईवीएम की मशीन जो थी ट्रक भर के जा रही थी वो पकड़ लिए। अच्छा, हाँ, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। ये वोट में चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा सिद्ध करके भी बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के महान सीनियर अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा। लगातार ईवीएम का जो है कहीं ना कहीं वो लोग लाइव प्रूफ दिखा चुके हैं कि ईवीएम किस प्रकार हैक की जा सकती है। आपने देखा भी होगा, क्या कहिएगा फिर? हैक तो की जा रही है, जब लोगों के हमारी मोबाइल से खबरें ली जा रही हैं तो उसे तो ले जा सकती हैं। ईवीएम हैक हो सकता है, बिल्कुल वो हैक हो सकता है, जो मानव निर्मित है उसमें हैक तो हो सकता है। उसमें वोट देबा ईवीएम से देबा कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से, हाँ। पर ईवीएम में तो जल्दी हो जाता, बटन दबाओ काम हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत घपलाबाजी होता है। अच्छा, हाँ, घपलाबाजी होता है, भरोसा नहीं रहता है, बड़ी दबंगाई चलता है, बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं लोग। हाँ। गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं कायदे ढंग से। क्या समस्या है आपको? कुछ सुविधा मिला है? समस्या का एक पंगुल है हमारे घर में, उसको न पेंशन मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। 19 साल हो गया है, बैठे बैठे चलता है, जहाँ जाओ तहाँ बोलेंगे कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अब होगा। यही तो। और राशन वासन मिलता है, मकान उकान मिला है, संडास मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। राशन दे रहे हैं, इसका क्या भरोसा है? 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो से महीना भर क्या खाएंगे लोग? क्या कह रहे हैं? गेहूँ और चावल दे रहे हैं 5 किलो, उससे पेट चल जाएगा? बच्चे को पेट चल जाएगा कि हमारा पेट चल जाएगा, बताएं? तो राशन के बदले में क्या चाहिए फिर आप लोगों को? हमें लोग को शिक्षा चाहिए। अच्छा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और क्या करें? मतलब शिक्षा मिलेगी तो सब कुछ अपने आप चला आएगा। सब आएगा, शिक्षा चाहिए। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे फिर? बहन जी को। बहन जी को? हाँ, बहन जी में ऐसा क्या है जो मोदी में नहीं है? मोदी क्या कर रहे हैं? तबाही कर रहे हैं चारों तरफ से। अच्छा, तबाही कर दी है, और क्या? जनता का और तबाही कर रहे हैं मोदी जी। तो इस बार बहन जी की सरकार। दलित कास्ट को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई अच्छा, थाने होने जाती है, सुनवाई नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, उल्टा होता है। हमारे घर में 14 साल का बच्चा विकलांग है, उसका भी नहीं सुनवाई हो रहा है, अनाज का कुछ नहीं मिल रहा है उसको। न यहाँ को प्रधान दे रहे हैं, ना तो कुछ एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हाँ इस बच्चे को विकलांग है तो इसको कौन खिलाए पिलाएगा? माँ बाप कितने दिन रहेंगे? क्या नाम है आपके बच्चे का? बच्चे का नाम है अवधेश। अवधेश 14 साल का है? हाँ, 19 साल हो गया है। 19 साल का है, 100% विकलांग है। विकलांग है और पेंशन अभी तक नहीं बना? कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान से बातचीत किए थे? सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी? कर रहे हैं। क्या बोले हैं? हाँ, हुई थी। क्या बोले सेक्रेटरी और प्रधान? प्रधान जी बस हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, बस अभी नहीं, अभी टाइम है, बस यही बोल रहे हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है हरिओम जी। हरिओम? हरिओम। कौन सा कास्ट है? यादव। यादव है? रमाशंकर यादव प्रधान जी है। चलिए, फिलहाल अगर प्रधान जी इस वक्त हम मौजूद जहाँ पे है, ये हरद्वारी ग्राम सभा है और इनका एक बच्चा है 19 साल का जो पूरी तरह से 100% विकलांग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इनके घर पे आइएगा और इनकी मदद जरूर करिएगा। और सेक्रेटरी साहब आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इस मामले को भी संज्ञान में लिया जाए। ये जांच का विषय है, जांच करें, कहीं ना कहीं जांच करके और इनके बच्चे के लिए एक पेंशन किया जाए, एक पेंशन बनाया जाए, ताकि इनका बच्चा जो लाभार्थी है, जो उसे मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है।
फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।